नमस्कार, न्यूज एट 9 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज खबरों को आगे बढ़ने से पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हुआ जारी। फिनलैंड फिर पहले नंबर पर, भारत को मिली 126वीं रैंक। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का हुआ आयोजन। फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखी गई है थीम। मानवीय स्वास्थ्य के लिए अहम है वन। और जापान के पीएमआई भारत, इंडो पैसिफिक में अहम है भारत। G7 में भारत को मिला आमंत्रण। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सभी को एक जरूरी सूचना दे देता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के माध्यम से लगातार तीसरा लाइफ फाउंडेशन बैच चालू किया जा चुका है। 3 अप्रैल से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये क्लासेस भी शाम को 6 बजे ही रहेंगी। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अधिक जानकारी ले सकेंगे। 21 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। साल 2023 के लिए इस दिन की थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ रखी गई है। इस साल की थीम में मानवीय स्वास्थ्य के लिए वनों की अहमियत की बात की गई है। मानवीय स्वास्थ्य में वनों की अहम भूमिका है। वन पानी और हवा को साफ रखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक कार्बन कैप्चरिंग का काम करते हैं। ये इंसानों के लिए खाद्य पदार्थों के अलावा जीवन रक्षक दवाएं भी मुहैया कराते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2012 में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन को मनाने का मकसद हर तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर है। वनों के महत्व की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, बाढ़ और वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बफर के तौर पर काम करते हैं। वन दुनिया के आधे से अधिक लैंड बेस्ड स्पीशीज के लिए हैबिटेट का काम करते हैं। आपको बता दें कि भारत फॉरेस्ट एरिया के मामले में दुनिया में 10वें नंबर पर है। पहले नंबर पर रूस को जगह मिलती है। वनों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो वनों को संविधान की संवर्ती सूची में जगह दी गई है। साथ ही संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्यों को पर्यावरण को बेहतर बनाने और वन एवं वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके अलावा मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A(G) में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। इसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। प्रसन्नता के सूचकांक में फिनलैंड ने लगातार 6वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में भारत को 126वीं रैंक हासिल हुई है। साल 2022 में भारत को 136वीं रैंक हासिल हुई थी। भारत ने अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में सुधार किया है। हालांकि अभी भी भारत दुनिया के नाखुश देशों की सूची में शामिल है। रिपोर्ट में तालिबान रूलिंग वाला अफगानिस्तान सबसे आखिरी पायदान पर है। रिपोर्ट में किसी देश की रैंकिंग 6 कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। इनमें आय, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता, उदारता, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति शामिल है। आय के लिए देश की GDP प्रति व्यक्ति देखी जाती है। वहीं सामाजिक सहायता में दुख के समय व्यक्ति के साथ मौजूद लोगों की संख्या को देखा जाता है। स्वास्थ्य में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी को लोगों के मानवाधिकारों से परखा जाता है। इनमें स्वतंत्रता और आजादी जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। उदारता वाले कारक में लोगों के दान और समुदाय की मदद जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति से मतलब है लोगों का अपनी सरकार में विश्वास। आपको बता दें कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क को साल 2012 में लॉन्च किया गया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में भारत को अपरिहार्य बताया है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक स्टेबल इंडो पैसिफिक के लिए भारत और जापान के सहयोग को अहम बताया। भारत और जापान के कूटनीतिक रिश्ते साझे लोकतांत्रिक मूल्यों और रूल ऑफ लॉ पर आधारित हैं।
एक स्वतंत्र और खुली वैश्विक व्यवस्था जो कि कानून के शासन पर आधारित हो, उसे बनाने में भारत और जापान दोनों की जिम्मेदारी है। इस साल भारत के पास G20 समूह की अध्यक्षता है। G20 का सालाना सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है। वहीं G7 की अध्यक्षता जापान के पास है। G7 का सालाना सम्मेलन मई 2023 में जापान में आयोजित होना है। जापान ने भारत को इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया है। आर्थिक सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच साल 2019 में इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप गठित की गई थी। भारत और जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में भी साथ हैं। साल 2023 को भारत और जापान के बीच ईयर ऑफ टूरिज्म एक्सचेंज भी घोषित किया गया है। इसकी थीम कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फूजी रखी गई है। जापान द्वारा भारत के उत्तर पूर्व में विकास कार्यों के लिए सहयोग भी किया जा रहा है। इसके लिए जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम काम करती है। भारत और जापान क्वाड में भी शामिल हैं। आपको बता दें, जापान प्रशांत महासागर में स्थित एशियाई देश है। जापान एक द्वीपीय देश है। 4 प्रमुख और कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर जापान का निर्माण करते हैं। इन 4 प्रमुख द्वीपों में उत्तर से दक्षिण में क्रम इस तरह है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्षेत्रफल की दृष्टि से होन्शु सबसे बड़ा है, इसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्यूशु और उसके बाद शिकोको का स्थान आता है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की EFF यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जारी की है। EFF का मकसद श्रीलंका में वित्तीय स्थिरता, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सतत ऋण जैसे सुधार करना है। श्रीलंका लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, साथ ही अपने विदेशी ऋणों में परमानेंट डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि EFF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधा है। ये ऐसे देशों को मुहैया कराई जाती है जो संरचनात्मक कमजोरियों के चलते मध्यकालिक भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे होते हैं। इनमें लोन रिपेमेंट का समय भी ज्यादा दिया जाता है। इन देशों में संरचनात्मक सुधार वाले कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक निश्चित समय में किसी देश द्वारा बाहरी दुनिया के साथ किए गए लेन देन का लेखा जोखा होता है। इनमें चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल किए जाते हैं। चलिए, अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनलैंड को रिपोर्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। भारत को रिपोर्ट में 136वीं रैंक हासिल हुई है। इसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का संबंध है IMF से, विश्व बैंक से, RBI से या फिर WTO से। चलिए, अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा कार्बन बॉम्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्पेस इग्निशन प्रोजेक्ट, पर्यावरण नियंत्रण तकनीकी, रूस और यूक्रेन युद्ध में प्रयोग हुआ बॉम्ब, एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब है एक गैस और तेल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलो प्रोजेक्ट तेल और गैस से संबंधित प्रोजेक्ट है। अलास्का रूस के अधीन एक क्षेत्र है। कूट का प्रयोग कर उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। दूसरा कथन गलत है। सही जवाब है विकल्प A, अलास्का USA के अधीन एक क्षेत्र है। चलिए, आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं सभी खबरें आप सभी लोगों को ठीक तरह से समझ में आई होंगी। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।